हाँ, कैलेंडर मैन है और आप 2029 की कैलेंडर की कहानी थोड़ी बताइए। मैं आपको कैलेंडर की कहानी बताता हूँ। कैलेंडर अपना 3 सितंबर 1752 को जो कैलेंडर चलता था उसे बंद कर दिया गया। राजा इंग्लैंड के राजा ने इसे अपडेट किया और 14 सितंबर 1752 से अपना नया कैलेंडर शुरू हुआ। 3 सितंबर 1752 से 14 सितंबर तक 11 दिन बीच में नहीं हुए। वो पहले 30 दिन की भी फरवरी होती थी, काफ़ी सालों से आती थी, लेकिन अब 30 दिन की फरवरी नहीं होगी, अब 29 दिन 28 दिन की फरवरी होगी। साल में 365 दिन होते हैं। 4 साल में एक साल आता है जिसमें 366 दिन होते हैं। उस साल में 29 की फरवरी होती है जिसे लीप ईयर किया जाता है। और 29 की फरवरी की गणना कैसे की जाती है कि उस साल में 4 का भाग दिया जाता है। भाग यदि पूरा जाता है, डिवाइड पूरा होता है, तो 29 की फरवरी होती है। तो 4 सालों में एक बार 29 की फरवरी होती है। इसमें ये एक अपवाद है, हर 100 साल बाद में जो शतकीय साल होता है, जैसे 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, ये साल होते हैं, इनमें सब में 4 का भाग जाता है, तो 29 की फरवरी होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। इनमें 400 का भाग जाता है तभी 29 की फरवरी होती है, नहीं तो 28 की ही फरवरी होती है। जैसे 2000 में 400 का भाग 4 का भाग जाता है पूरा, तो 29 की फरवरी थी। 2100 में 400 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 28 की ही फरवरी होगी। ये भी शतकीय है, 4 सालों में एक बार ही 29 की फरवरी होगी, 3 सालों में नहीं होगी। अब आपको मैं कौन से साल की कहानी सुनाऊं? 2029 की कहानी। आप 2029 का कैलेंडर निकाल लीजिए। 1 जनवरी सोमवार को शुरू होता है और 31 दिसंबर सोमवार को ही खत्म होता है। 5 जनवरी को शुक्रवार है, तो 7 मार्च को वेडनेसडे, 3 अप्रैल को ट्यूसडे, तो 2 नवंबर को फ्राइडे, 7 जनवरी को संडे है, तो 3 अप्रैल 3 अप्रैल को ट्यूसडे है। जनवरी में ट्यूसडे आता है 9 तारीख 16 तारीख 23 तारीख 30 तारीख को। तो मार्च में ट्यूसडे आता है 6, 13, 20, 27 को। तो फरवरी में ट्यूसडे आता है 6, 13, 20, 27 को। तो नवंबर में ट्यूसडे आता है 6, 13, 20, 27 को। तो अप्रैल में ट्यूसडे आता है 3, 10, 13, 24 को। जनवरी के अंदर जनवरी में सैटरडे है 6, 13, 20, 27 को। तो अप्रैल में सैटरडे है 7, 14, 21, 27 को। तो नवंबर में सैटरडे है 3, 10, 13, 24 को। तो दिसंबर में सैटरडे 1, 8, 15, 22, 29 को। अक्टूबर में सैटरडे 6, 13, 20, 27 को। तो नवंबर में सैटरडे 3, 10, 13, 24 को। तो मार्च में फ्राइडे आता है 2, 9, 16, 23, 30 को। तो जनवरी में फ्राइडे आता है 5, 12, 19, 26 को। तो अप्रैल में फ्राइडे आता है 6, 13, 20, 27 को। जनवरी का महीना आप देखिए 1, 8, 15, 22, 29 को सोमवार है, तो 2, 9, 16, 23, 30 को मंगलवार है, तो 3, 10, 31 को बुधवार है, तो 4, 11, 18, 25 को गुरुवार है, 5, 12, 19, 26 को शुक्रवार है, तो 6, 13, 20, 27 को शनिवार है, 7, 14, 27 को संडे है। तो अप्रैल में 1, 8, 15, 22, 29 को संडे है, तो 2, 9, 16, 23, 30 को मंडे है, 3, 10, 24 को ट्यूजडे है, तो 4, 11, 18, 25 को वेडनेसडे है, तो 5, 12, 19, 26 को थर्सडे है, तो 6, 13, 20, 27 को फ्राइडे, 7, 14, 27 को संडे। अब मई में 5 तारीख को सैटरडे है, तो बाकी किसी भी महीने में 5 तारीख को सैटरडे नहीं है। अप्रैल में 6 तारीख को फ्राइडे है, तो जुलाई में भी 6 तारीख को फ्राइडे है। बाकी किसी भी महीने में 6 तारीख को फ्राइडे नहीं है। ये इस प्रकार आप दूसरा साल बोल सकते हैं, उस साल की कहानी आप सुन सकते हैं। कोई भी साल बोलेंगे आप, पूरे साल की कहानी, कुछ भी जानना चाहिए इस साल के बारे में तो वैसे और भी जान सकते हैं। ये है। जी, मैं प्राय कलकत्ता रहता हूँ और मैं आज इन पवन जी चौधरी से मिलने के लिए इधर आया और इनकी ये कहना चाहिए विलक्षण प्रतिभा कैलेंडर जान करके बड़ी खुशी हुई और बड़ा मुझे ताज्जुब भी हुआ कि हर महीने का कोई भी डेट, हर बार का कोई तारीख और हर महीने का कोई भी दिन ये इतनी फुर्ती से और क्विक रिस्पांस देते हैं कि कैलकुलेटर में भी इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आ सकता। लोग मोबाइल में देख करके भी इतना टाइम लगा देते हैं जितना ये क्विक रिस्पांस देते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त प्रतिभा है इनकी और मैं इनका बहुत कदरदान हूँ इस बात के लिए। आपको बहुत शुक्रिया। धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम इशाक टकाला है और मैं वैसे प्रोफेशनली इंजीनियर रिटायर्ड हूँ और मैं इनका बहुत बहुत शुक्र है इनके साथ बात करने का मौका मिला। मैं पवन टोडी के नाम से मैंने गूगल में जानने की कोशिश की तो तुरंत गूगल में इनका पूरा डिटेल आया
ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। द लायंस क्लब सुजानगढ़ के बाद हमने शंकरा हॉस्पिटल जयपुर, जिला अंधता निवारण समिति जयपुर, हितेश ज्वेलर्स के आर्थिक सौजन्य से बुधवार को छठा विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर सुजानगढ़ के न्यू भैरसरी भवन में संपन्न हुआ, जहां पे 221 रोगियों की जांच की गई। 76 रोगियों को जयपुर के लिए ऑपरेशन के लिए चयनित करके जयपुर भेजा गया। क्लब के सचिव प्रशांत पारिक ने बताया कि बछरा, तोसावड़, रतनगढ़ के बामासा सीताराम, एहसन बजाज, विजय गोयल, अध्यक्ष कमल तापड़िया ने दीप प्रज्वलित करके शिविर का शुभारंभ किया। शंकरा हॉस्पिटल के डॉक्टर प्राची दवे ने अपनी टीम के साथ रोगियों की जांच की। नेत्र रोगियों को क्या क्या सावधान रखने इसके बारे में विस्तार बताया। डॉक्टर पीएमओ सुरेश कालानी ने भी संबोधन दिया। सामाजिक कार्य के लिए सेवा के लिए लायंस क्लब की पहचान है, ये बताया और शुभकामना दी। क्लब के इसी प्रकल्प द लायंस क्लब द्वारा मुफ्त में दवाइयां और चश्मे वितरित किए गए। लायंस क्लब के अशोक जादू, एडवोकेट रजनीकांत सोनी, पवन मोसून, देवेंद्र विरोधी सहित अनेक उपस्थित रहे लोग। जहां पे प्राची शंकरा हॉस्पिटल जयपुर की डॉक्टर प्राची ने जानकारी देते हुए कहा, ये मोतियाबिंद और नेत्र जो रोगी है, क्या हिदायत है? बिल्कुल, आँखों की देखरेख समय समय पे बहुत ज़रूरी है। खास करके दो वर्ग होते हैं उम्रों के, जिनमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक छोटे बच्चे होते हैं जिनमें रिफ्रैक्टिव एरर्स यानी चश्मे का नंबर बहुत आम तौर पे कॉमन रहता है। उसमें किसी भी तरह का अगर समस्या हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नियमित रूप से बीच में जांच कराते रहनी चाहिए और चश्मे का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और उम्र के हिसाब से जो नज़र में गिरावट होती है, उसका मोस्ट कॉमन कारण जो रहता है हमारा मोतियाबिंद रहता है। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाके जांच करानी है। इन केस अगर आपको मोतियाबिंद डिटेक्ट होता है तो उसका समय से आपको ऑपरेशन के लिए विचारना चाहिए। ऑपरेशन में बहुत सारी पद्धतियाँ आजकल अवेलेबल है। हम लोग कैंप साइट पे भी करते हैं और आप प्राइवेट में भी करवा सकते हैं। ऑपरेशन के बाद में बस कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे आँखों की देखरेख, सफाई, और आँखों में वैसे रोशनी आ जाती है। कई बार मरीज़ को समय से रोशनी नहीं होती है या उम्र के हिसाब से किसी पुरानी नेत्र रोग की वजह से उसको हो सकता है सूजन रहे या किसी और प्रकार, तो उसमें डॉक्टर की निगरानी के अंदर रहिए। और आपको किसी भी प्रकार से कभी भी ऑपरेशन के बाद एकदम से आँख में लाली होना, दर्द होना या पानी आना, नज़र की ज्योति में एकदम से गिरावट हो जाना एक खतरे का संकेत होता है। ऐसी किसी भी परिस्थिति में आपको डॉक्टर से या हॉस्पिटल से तुरंत संपर्क करना चाहिए। शिविर लगा रहे हैं, किस तरह से प्रेरणा मिली है? हमें लायंस क्लब के द्वारा ये प्रेरणा मिली कि अपन जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो जनता की सेवा के लिए लायंस क्लब का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कुछ जनता की सेवा के लिए अच्छा काम हो जाए। तो इनका सभी लोगों को मरीजों को लाभ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह मरीजों में खुशी इस चीज़ की है कि यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। मरीजों के लिए नाश्ते का, खाने का इंतजाम किया गया है, दवाएँ निःशुल्क दे रहे हैं। और डॉक्टर जो है जयपुर के शंकरा आई हॉस्पिटल से डॉक्टर आ रहे हैं और मरीजों को अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। और हर कैंप में 50 से 60-70 पेशेंटों का ओपीडी हो रहा है और सफल ऑपरेशन हो रहा है। सब ऑपरेशन होने के बाद सब मरीज़ खुश भी हैं कि उनका ऑपरेशन सक्सेस हुआ और अच्छा हुआ। ये जो निःशुल्क आई कैंप किया जा रहा है, पिछले 6 महीनों से करीब रोज़ाना हर महीने एक कैंप, 6 कैंप, ये 6वां कैंप है जो लायंस क्लब और हितेश ज्वेलर के श्री पवन जी सोनकार द्वारा कराया जा रहा है। मैं इन दोनों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जो इन सामाजिक सरोकार के लिए जो इन्होंने बहुत अच्छा कार्य बीड़ा उठाया है, जो बहुत ही बढ़िया हो रहा है। इससे हज़ारों मरीजों को फ़ायदा हो। जैसे कि आज की मैं यहाँ की गैदरिंग देखता हूँ, ऐसे लगता है कि इस कैंप का बहुत ही बढ़िया सुंदर आयोजन हो रहा है, लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, इसलिए इतने लोग आज इकट्ठे हुए हैं। सुजानगढ़ द्वारा लगवाया जाने वाला ये 6ठा आई कैंप है और शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर की टीम यहाँ आई है और वो सभी रोगियों का परीक्षण करके उनको ऑपरेशन के लिए जयपुर ले जाएंगे। अब तक 5 कैंप में 225 ऑपरेशन हो चुके हैं। मैं शंकरा आई हॉस्पिटल की टीम, मेरे लायंस साथी और ख़ास करके पवन जी सोनी, सीताराम जी मोसून, हितेश ज्वेलर वाले, इनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि इनके सहयोग से ये सारा कार्यक्रम बहुत व्यवस्थित रूप से हो रहा है और अब तक 1000 ओपीडी हो चुकी है और सबको बहुत आशातीत सफलता मिली है। ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि दूर दूर से जो रोगी आ रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। हमारे पीएमओ साहब का मार्गदर्शन हमको बराबर मिल रहा है। मेरी टीम, मेरे सेक्रेटरी प्रशांत जी और बाकी सारे हमारे गोयल साहब, सभी लोग हमारा को मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दे रहे हैं।
सुजानगढ़ के लाड़नू बस स्टैंड स्थित सिंघी मंदिर के सामने बने हुए अवैध निर्माण किए हुए कॉम्प्लेक्स की शिकायत उसी कॉम्प्लेक्स में दुकानदार ने की। संदीप कोठियारी नामक दुकानदार ने उच्च अधिकारियों, स्वायत्त शासन विभाग और मंत्री सहित जिला कलेक्टर, उच्च अधिकारियों, स्थानीय नगर परिषद आयुक्त को लिखित रूप से ज्ञापन देकर शिकायत दी, जिसमें बताया राम व नारायण राम के खिलाफ सुजानगढ़ नगर परिषद में ज्ञापन देकर अवैध निर्माण किए गए कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने की मांग की और सुजानगढ़ नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन दिया गया। संदीप कोठियारी को द्वारा इस दौरान खामियां को लेकर शिकायत की गई। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त को भी बताया गया। संदीप कोठियारी शिकायत करता है। गौरतलब है कि 2021 में ये समय के लिए सील भी किया गया नगर परिषद द्वारा। इस दौरान मीडिया से जानकारी देते हुए संदीप कोठियारी ने बताया, मैं संदीप कोठियारी सुजानगढ़ निवासी। आज से 23 महीने पहले मैंने इस कॉम्प्लेक्स में दुकान ली थी, जो बेसमेंट में है, आप दिख रहा है, और इसके मैंने रजिस्ट्री भी करवा ली थी। रजिस्ट्री कराने के बाद में 2 महीने बाद तत्कालीन जो नगर परिषद के आयुक्त थे सोनलाल जी नाइक, उनके द्वारा ये पूरा मार्केट सील कर दिया गया था। सील करने के लिए मैंने तो नोटिस जारी किया न, और सुबह जब हम मार्केट में आए तो पता चला कि मार्केट सील हो गया। फिर हमने अपने मालिकों से, दुकान के जो ओनर है, कॉम्प्लेक्स के ओनर है, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि ये हमारा जो मार्केट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वह डीएलबी और नगर परिषद के अनुरूप नहीं बना हुआ है, उसकी वजह से ये मार्केट सील हो गया। कैसे भी करके 11 महीने बाद ये मार्केट खुला। खुलने के बाद मैंने अपना मार्केट वापस दुकान चालू की, यहाँ पे माल खरीदना शुरू किया, सब कुछ किया कि चलो 11 महीना कष्ट था, निकल गया, अब वापस अपना व्यापार शुरू करेंगे। माल परचेज खरीदारी करने के बाद में मैं AU बैंक के अंदर 1 लाख रुपये का लोन लेने के लिए अपने कागज़ सबमिट किए। 3 दिन बाद में AU बैंक वाले ने मेरे को बोला कि आपकी जो बेसमेंट में दुकान है, आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, रजिस्ट्री दी है, वो आपकी बिल्कुल भी इस मार्केट में नहीं है। आपका लेआउट नक्शा में पूरी तरह पार्किंग दी गई। तो फिर मैंने अपने मालिकों से बोला कि मेरी ऑलरेडी रजिस्ट्री हो चुकी है, मैंने 13 लाख रुपये पेमेंट कर दिए है। अब AU बैंक बोल रहे हैं कि आपकी दुकान है ही नहीं पार्किंग में। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं तेरे को, ऐसा नहीं है। फिर मैंने कोशिश करके नगर परिषद में RTI लगाई। RTI लगाने के बाद में 6 महीने तक मुझे चक्कर काटने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुझे उम्मीद जगी कि मुझे न्याय होगा। और फिर मुझे नगर परिषद सारे कागज़ मिले। कागज़ में मेरे दुकान का जो भी ये बेसमेंट है, ये पूरी दुकानें नहीं है, लेआउट नक्शा बोलते हैं जिसको, उसमें पूरी पार्किंग दी गई है। फिर मैंने स्वायत्त शासन विभाग, भ्रष्टाचार ब्यूरो, मुख्यमंत्री 181 में सब जगह शिकायत की कि सर मेरे साथ अन्याय हुआ है। और DLB की गाइडलाइन थी, उसमें उन्होंने मालिकों ने लिख के दिया था कि 60 दिन के अंदर हम इस पूरे मार्केट को आगे जो दे रखा है 7 फुट आगे से तोड़ देंगे, पीछे से 7 फुट तोड़ देंगे। वो यथा स्थिति में 1 साल हो गया, अभी तक वैसा का वैसा मार्केट है। नगर परिषद ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी 14/12/24 को DLB के निदेशक सचिव सुरेश कुमार जी ओला का लेटर भी आया था पूरी राजस्थान नगर परिषद, नगर पालिका को, सबको, कि आप इसकी मॉनिटरिंग की जाए और इसका निरीक्षण करें। लेकिन अभी तक कोई कुछ हुआ नहीं। मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ। मेरा एक ही व्यापार था, ये भी आदमी जा रहा है। मुझे इतना डिप्रेशन में आ गया तो सोच नहीं सकते हो। 1 हफ्ते पहले मैं स्वायत्त शासन विभाग में खुद जाके आया हूँ जयपुर में। किरोड़ीलाल जी मीणा जो कैबिनेट मंत्री है, उनके पास जाके आया, उनके PA को कागज़ दे के आया हूँ मैं। उसके बाद में SCB भ्रष्टाचार जो निरोधक ब्यूरो है, उसमें भी मैंने कागज़ सबमिट किए हैं। उनको भी मैंने अपनी पीड़ा बताई है कि सर आप संज्ञान लीजिए। नगर परिषद का अधिकार है कि जो भी मार्केट अनलीगल बन रहे हैं उनको बनते टाइम ही रोकने का, जबकि पूरा कॉम्प्लेक्स खड़ा हो जाता है, लोग पैसा लगाते हैं मालिक बनाने में, फिर छोटे छोटे दुकानदार दुकानें लेते हैं और उसके बाद ये मार्केट सील होता है। हमारे सिटिंग MLA मनोज जी मेघवाल ने भी जयपुर विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे MLA साहब के कहने के बाद भी नगर परिषद के कानों में जून तक नहीं रह गई है और आज भी धल्ले से मार्केट बंद रहे हैं। और मैं किसी मार्केट के खिलाफ नहीं हूँ, न मैं किसी का हित करना चाहता हूँ। ये मेरी लड़ाई है निजी। मेरे मालिकों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि सुजानगढ़ के हर व्यापारी और हर जो बिल्डर है उनको भी आफत आ सकती है। जबकि मेरा निजी काम नहीं है किसी को परेशान करने का। मैं मेरी हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं न्याय की उम्मीद करता हूँ सरकार से, और मुझे पूर्ण विश्वास है प्रशासन कि मेरे पर न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा।
सालासर धाम के लक्ष्मणगढ़ रोड स्थित चमेली देवी सभागार में चल रही विश्व प्रसिद्ध जीवन प्रबंधक गुरु पंडित विजय शंकर मेहता की हनुमंत त्रिवेणी कथा का समापन बुधवार को हुआ। तीसरे दिन कथा में मेहता ने हनुमान चालीसा की व्याख्या करते हुए कहा, हनुमान चालीसा व्यक्ति को मन से उठाकर हृदय के रास्ते आत्मा तक यात्रा करवाता है। मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा गुरु मंत्र है। अगर किसी को गुरु ना मिले तो हनुमान जी को गुरु बना लेना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज की दुनिया इतनी दूषित हो गई है कि अब बच्चों को घर से बाल निकालने का डर लगता है। पहले के समय में अखबार में एक अश्लील फोटो आता था तो उसे घर वाले छिपा लेते। अब छोटे बच्चे मोबाइल में हर उम्र के बच्चों की तरह कंटेंट देखने को मिल जाती है। उम्र से पहले गलत जानकारी मिलने से बच्चे पथभ्रष्ट हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के गजेटेड इनमें से कुछ नहीं होगा। बच्चों को सात्विक बनाने के लिए हनुमान जी को बच्चों के जीवन में उतारे, ये कहना था कथावाचक विजय शंकर मेहता का। तीसरे दिन कथा के दौरान पुजारी परिवार के सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान जी महाराज की इस पावन धरती सालासर जी में हमने 3 दिवसीय हनुमत कथा करी। पहले दिन किष्किंधा कांड के हनुमान जी, दूसरे दिन सुंदर कांड के हनुमान जी पर चर्चा करी और आज तीसरे दिन हनुमान चालीसा पर। इस कार्यक्रम को करने के पीछे जो विचार है वो हमारे आदरणीय पुजारी जयप्रकाश जी, संपत जी और जितने पुजारियों के परिवार के सदस्य सब ने मिलकर हमको प्रेरणा दी। बालाजी की कृपा हुई। मैं चूँकि हनुमान जी पर देश दुनिया में बोल रहा हूँ तो मेरा मन था कि इस पावन धरती पर एक बार बहुत साल पहले मैंने संकल्प लिया था कि कभी अवसर आया तो यहाँ 3 दिन कथा करेंगे। कथा का उद्देश्य ये है कि हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं हैं तो हनुमान जी उसका समाधान बन जाते हैं। हर मनुष्य सफलता चाहता है। सुंदरकांड में हनुमान जी ने सफलता के सूत्र दिए हैं और हमारे परिवार का प्रबंधन कैसे करें ये हनुमान चालीसा समझाती है। तो ये 3 उद्देश्य से लेकर यहाँ ये कार्यक्रम किया गया। हमारी एक बालाजी ब्रांडिंग ग्रुप है, उसके आदरणीय गगन शर्मा जी ने इस कार्यक्रम को रूप दिया। बहुत ही समझदारी से उन्होंने सेवा दी। वो हनुमान जी की सेवा करना चाहते थे तो उन्होंने बहुत परिश्रम किया। गणमान्य लोग यहाँ आए, पुजारी परिवार आया, सालासर धाम के अनेक नागरिक आए और ख़ासतौर पर मैं मीडिया को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया, इसको सम्मान दिया। हम चाहते हैं हनुमान चालीसा लोगों के जीवन में उतरे, बस इसी कामना से ये कार्यक्रम किया गया। 22 जनवरी को भव्य अयोध्या में मंदिर बना और किस तरह से अनुभूति महसूस करते हैं? वो तो दिव्य अनुभूति थी, उसमें तो देश पूरा डूबा हुआ है और हम आभार व्यक्त करते हैं उन सबका जिन्होंने 22 जनवरी को इस देश को इतना बड़ा गौरव प्रदान किया। सुजानगढ़ के लगभग 300 घरों में रंगाई छपाई का कार्य काफी वर्षों किया था, जहाँ पे निकलने वाला गंदा पानी लोगों के लिए सबब बन चुका है, मुसीबत बन चुका है। लोग परेशान है। लाडनू रोग केमिकल युक्त पानी सड़क पर आ जाता है, लोग परेशान है। जहाँ पे एक मंदिर के सामने भी देखा गया व्यर्थ बहता हुआ केमिकल युक्त पानी। जहां पर आपको बता दें, पिछले दिनों में सामाजिक कार्यकर्ता मनोज पारिक की शिकायत पर राजस्थान राज्य प्रदूषण बोर्ड की टीम पहुंची, जहां पे वार्डों में निरीक्षण किया टीम ने और पाया गया अव्यवस्था का आलम, जहां पे केमिकल युक्त पानी सड़कों पर बहता हुआ नजर, जहां पे हिदायत भी दी गई टीम द्वारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसको लेकर नगर परिषद ने गत दिवस दिया 18 जून को नोटिस। इस संबंध में मनोज पारिक ने बताया मीडिया को सारी जानकारी देते हुए क्या है मामला? मामला ये पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, जिसकी शिकायत हमने पिछले 10 दिन पहले इसकी शिकायत की थी। उसके बाद में पोल्यूशन डिपार्टमेंट की टीम ने यहाँ सुजानगढ़ में विज़िट किया था और जो है यहाँ से पानी के नमूने भी उन्होंने उठाए थे, जिसकी जांच रिपोर्ट अभी आना शेष है। और पोल्यूशन डिपार्टमेंट द्वारा जो है आयुक्त को लिखा गया था कि इन इकाइयों की जाँच करके हमें सूचित करें। उसके बाद कल आयुक्त द्वारा हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने 18 इकाइयों को नोटिस जारी किया है, जो कि हमारे हिसाब से वो ठीक नहीं है। सुजानगढ़ में कम से कम 300 से ऊपर इकाइयाँ यहाँ कार्यरत हैं। इसमें लीपापोती की गई है। इस संबंध में हमने जिला कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो अपनी जांच टीम भेज के यहाँ जांच करवाएंगे। इसी क्रम में हमने PHED डिपार्टमेंट को भी लिखा है, क्योंकि ये जो पानी का भूमि का जो जल दोहन हो रहा है, पानी का जो गलत उपयोग किया जा रहा है, उसके संबंध में भी हमने विभाग को अवगत कराया है। क्योंकि ये सारे जो यूज़ हो रहा है वो कमर्शियल यूज़ हो रहा है, रेजिडेंशियल यूज़ के लिए पानी उपयोग नहीं किया जा रहा है। घरों के बाहर
अनऑथराइज इन्होंने बोरिंग कर रखी है, इसलिए इनके ऊपर भी विभाग जो है वो कार्रवाई करे, हम ऐसी आशा रखते हैं। इसी क्रम में हज़ारों लीटर जो पानी जो इनके द्वारा बहाया जाता है, वो जो घरेलू कनेक्शन इन्होंने ले रखे हैं और उसका उपयोग जो है कॉमर्शियल किया जा रहा है। इसके संबंध में भी हमने विभाग को अवगत करा दिया है और हम आशा करते हैं वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। ये किस तरह का काम होता है यहाँ पे? यहाँ पे रंगाई से संबंधित काम होता है, डाइंग से संबंधित काम होता है, और जो ये पानी जो खुले में जो छोड़ा जाता है एक तरह से पॉइजन का काम करता है, और हम चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और उच्च स्तरीय इस पर जाँच हो और जाँच के बाद इन इकाइयों को बंद किया जाए ताकि जनता को इससे राहत मिल सके। प्रदूषण को लेकर नगर परिषद ने नोटिस थमाए हैं, क्या है? ये कोई मनीषी पारिक है, उन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कंप्लेंट, हाँ मनोज पारिक जी हैं, तो उन्होंने कोई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में इसकी कंप्लेंट की थी, वहाँ से एक नोटिस मेरे पास आया। मैंने सर्वे कराना शुरू किया है। डे फर्स्ट मेरे पास 18 लोगों की सूची सर्वे में आई है, उनको मैंने नोटिस दी है। विदिन ए वीक या तो वो अपनी कार्रवाई एज पर रूल कर लें, और नहीं तो जो भी एक्शन होगा एज पर एक्ट वो किया जाएगा उनके खिलाफ।